बच्चों अब हम करने जा रहे हैं बचपन। बचपन जो कि सेकंड चैप्टर है आपकी बुक का। देखिए क्या लिखा है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊं। मतलब मैं तुम्हें अपने बचपन के बारे में कुछ बताऊं। ठीक है, तो कौन सी लाइन पे है हम, मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। ये फर्स्ट लाइन। उसके बाद सेकंड लाइन, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। ठीक है, यानी कि जो राइटर है वो एक ओल्ड लेडी है। आगे इसमें लिखा है, हाँ मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए, यानी कि ड्रेसिंग सेंस। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, कलरफुल, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहने, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों दशकों यानी कि क्या कहते हैं, डिकेड्स में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ठीक है, तो ये हमारा पहला पैराग्राफ ओवर। नहीं, पहला नहीं है ये तो, तीसरा कह सकता हूँ, थर्ड पैराग्राफ इज ओवर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, अगर आप मिस करते हैं मेरी रीडिंग को कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, तो आप लाइन पे जो मैं टिक करता हूँ उन पर फोकस करिए। तो ये देखिए मैंने बचपन पे टिक किया, ये वाली लाइन में पढ़ रहा हूँ। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। अपनी ड्रेस के बारे में बता रही है, उनकी मेमोरी में अभी भी है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। ये अपनी फैशन की बात कर रही है उस टाइम की। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर टकी थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी पियाजी, दूसरा ग्रे और सफेद कोटी। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। समझ आ रहा है ना? तो हिंदी तो वैसे भी बहुत आसान होती है, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे या ढंग से सुनेंगे तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही है। यानी कि जो सॉक्स हैं वो आपको खुद वॉश करने, आपके सर्वेंट वॉश नहीं करेंगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर मुझे अपना भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा
कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, क्योंकि पहले जो जूते थे वो इस तरीके के आते थे कि जब उनको पहनते थे तो उससे पैरों में छाले पड़ जाते थे शुरुआत में, तब जाके फिर वो कंफर्टेबल होते थे। आगे है, जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। ठीक है, तो ये वो कंपेयर कर रही है कि भाई हमारा चाइल्डहुड और तुम्हारा चाइल्डहुड में काफी डिफरेंस है। इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसके आगे लिखा है, हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे का गिलास, मैंने टिक लगाना भूल गया, लगा देता हूँ कहाँ पे है हम। यस, छोटे शीशे का गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगी, यानी कि बड़ा अजीब सा लगता। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। ठीक है, तो ये उनका अपना मानना है अब, लेकिन बचपन में तो उन्हें वही करना था जो उनके पेरेंट्स उनसे बोलते थे करने के लिए। समझ आया। इसके आगे लिखा है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई। यानी कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो भी अब चेंज हो गया। पहले बच्चों का इंटरेस्ट कुछ और था और अब बच्चों का इंटरेस्ट कुछ और हो गया। जैसे, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विंटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविगो रेस्तरा की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। ठीक है, इसके आगे आप पढ़ेंगे तो आगे होगा। यस, यहाँ तक हमने पढ़ दिया था, रहता तक। यहाँ तक स्टॉक रहता, और स्टॉक रहता के बाद से फिर हम पढ़ेंगे ये स्टॉक रहता। इसके आगे हम इसी लाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती। ठीक है, इसके बाद शिमला। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण।
हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई उस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो ये अपना पूरा बचपन का बता रही हैं कि बचपन में इन्होंने क्या क्या किया, कैसा था इनका बचपन। ठीक है, इसके आगे है कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या लिखा है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़ ऊंचा, चर्च चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भी भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, और ट्रेन के आगे थोड़ा ऊपर करते हैं इसे। तो ट्रेन के आगे है, हम इस लाइन में है। ट्रेन के आगे पढ़ रहे हैं, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा। थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंग। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखते बाहर दौड़ते। ओके, तो हमारी ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है, ये स्टार्ट कर रहे हैं। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाए। ठीक है, ओके।
आगे देखते हैं। अब राइटर को जो है चश्मा लग चुका है, और इसकी वजह है कि उन्होंने अच्छे से डाइट नहीं ली, या फिर जो पढ़ने का उनकी आदत थी उसको उन्होंने अच्छे से नहीं इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। कम लाइट में पढ़ना शुरू कर दिया, या दिन में ना पढ़ के रात में पढ़ना शुरू किया, है ना। देखिए क्या लिखा है। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरे आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। और ये जो उनके चचेरे भाई ने कहा, ये एक इम्पोर्टेंट कोट है इस चैप्टर का, आपको याद करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये कोट आपको लिखने को आए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोट, यू हैव टू लर्न इट। देखो क्या लिखा हुआ है, यू हैव टू लर्न दिस। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो यू हैव टू लर्न दिस, राइट। ओके, आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। ठीक है, तो भाई सच में क्या मेरा चेहरा लंगूर जैसा दिख रहा है, तो हो सकता है ऐसी उनको फीलिंग आई हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आगे लिखा है, आगे फिर वही कंटिन्यू है कि सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो मैंने अपने छोटे भाई को टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टा का ओढ़ना, और कहाँ सहज सहल भीते वाली हिमाचली टोपी। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया यहाँ। और इसके बाद ये चैप्टर के जो राइटर है उनको आपको लर्न करना चाहिए, क्योंकि कई बार राइटर का नाम आता है, और राइटर है इनकी कृष्णा सोबती। ओके, तो अब थोड़ी सी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं इसकी, कि बैक एक्सरसाइज में क्या है। तो देखो बैक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो वही जूते पॉलिश, मोजे धोना, हमने भी पढ़ाई था। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, इस बात के लिए लेखिका ने क्या क्या उदाहरण दिए। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे कि उस टाइम पे जो ये क्या कहते हैं, चलो अभी हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं इसके प्रॉपर आंसर्स, तो उसमें मैं आपको सारा बता ही दूंगा। अभी से हम इस वीडियो को अननेसेसरी क्यों बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चढ़ाते थे। तो वो मैंने आपको बताया था, रेक्टेंगल, इसको आपको लर्न करो। तो आ गया ना क्वेश्चन। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो कई सारे फल मेंशन किए हैं, तो
उनमें से जो जो आपको याद है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद स्मरण से आगे, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। इसके बाद है अनुमान और कल्पना। सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन कुछ उन दोनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। इसके बाद भाषा की बात। क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4 कुछ और 1 लीटर शब्द में शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिणाम का बोध होता है, इसलिए इसे परिणाम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 किलो अनाज दे दो, कुछ बच्चे आ रहे हैं, सभी लोग हंस रहे हैं, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छाट कर लिखो। और इसके बाद कुछ करने को, तो अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे। अपनी कल्पना से पोशाक का डिजाइन बनाओ। और इसके बाद है 3-3 के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठे करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल। हथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर भी जानकारी इकट्ठी करो। हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह के पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चों और शिक्षकों इनके विविधा रूपों के बारे में बातचीत करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी करेंगे बैक एक्सरसाइज। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।